चाहे आप बीकॉम में हो, बैफ में हो, बीबीआई में हो, बीएमएस में हो या फिर बीबीए में हो एंड अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो, आप सब ने बिजनेस लॉ कभी ना कभी पढ़ा होगा या फिर जो लोग अभी तक नहीं पढ़े उनको आगे जाके पढ़ना होगा। सो जिनको बिजनेस लॉ था या फिर जिनको बिजनेस लॉ आएगा उन सबको एक टॉपिक हमेशा कॉमन आता है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। सो लिटिल इंट्रोडक्शन इज गिवन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको पता होगा, अगर आप किसी से कुछ काम करवाते हो तो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हो, अगर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। सो कॉन्ट्रैक्ट से वी आर वेरी फैमिलियर। नेक्स्ट, द एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। जैसे आप इसका ईयर देख सकते हो, ईयर इज 1872। सो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिशर्स ने, ये जो लॉ है वो ब्रिटिशर्स ने लाया हुआ लॉ है। This act is applicable to whole of India, including state of Jammu and Kashmir. The act came into force with effect from 1st September 1872. तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आता है तो ये डेट आपको याद में रखना है, 1st September 1872. Important definitions you can see. First one is proposal and second one is acceptance. तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट वन इज प्रपोजल, सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को मिस्टर बी का घर खरीदना है तो दोनों को अपने आप में तो समझ में नहीं आएगा ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी के पास जाना पड़ेगा, उनको प्रपोजल देना पड़ेगा कि येस मिस्टर बी, आई वॉन्ट टू बाई योर हाउस। और जब ये मिस्टर बी वो एक्सेप्ट करेगा सो इट फॉर्म्स अ प्रॉमिस। सो दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रपोजल में आप लोग देख सकते हो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जताता है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। एसेंट का मतलब परमिशन चाहिए, उसका राजी होना ज़रूरी है। ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। नेक्स्ट वन आप लोग देख सकते हैं, इसने प्रपोजल कर दिया, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। और अगर वो सामने वाला ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है सो इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मेकिंग द प्रपोजल, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। सो जो प्रपोजल करने वाला है, प्रपोजल देने वाला है, इस एग्जाम्पल में जो मैंने बोला था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रपोजल दिया, सो मिस्टर ए इज अवर प्रॉमिसर। और जिसको प्रपोजल दिया, जो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, दैट इज मिस्टर बी। मिस्टर बी होगा आपका प्रॉमिसी। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट। जैसे मैंने प्रॉमिस के बारे में बताया आपको, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस जो होती है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जैसे ये एग्रीमेंट हम लोगों ने देखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने देखा था बिटवीन मिस्टर ए एंड बी। सो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मुझे आपका घर खरीदना है, तो मिस्टर बी ए को अपना घर देगा और उसके बदले में मिस्टर ए मिस्टर बी को XYZ जो भी एग्रीड अमाउंट होगा वो पे करेगा। दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड, एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वन इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत से जगह पे देखा होगा, अगर कुछ केस हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि चलो कोर्ट में चलो, केस कर देते हैं इसके ऊपर। सो एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कोई भी सर्टन मैटर जिसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हो, जिसके ऊपर कोर्ट में हेयरिंग होगा, दैट इज कॉल्ड वैलिड एग्रीमेंट। और जिसके ऊपर कोर्ट कोई भी फैसला नहीं दे सकता, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसके ऊपर कोर्ट कोई भी फैसला नहीं सुना सकता, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, या फिर कोर्ट जिस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हो तो आप उसको बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग शॉर्टकट में लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ऑफर करना ज़रूरी है, उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, एंड थर्ड वन उसको लीगली एनफोर्सेबल होना ज़रूरी है, तभी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties thereto, but not at option of the other or others, that is called voidable contract। मतलब ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void होगा या नहीं होगा, that is called voidable contract। it can be valid or it can be void। नेक्स्ट जो बोर्ड पे लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबिलिटी होना भी जरूरी है। ओके, सो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीगल ऑब्लिगेशन? जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि आप लोग कोर्ट में लेके जा सकते हो सर्टन मैटर को, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टुगेदर टू अ सिनेमा और फॉर अ वॉक और फॉर अ डिनर इज एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर एंड नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि चल खाना खाने के लिए चलते हैं या फिर चल मूवी देखने के लिए जाते हैं, अगर आप उसको बोलते हो मूवी देखने के लिए आ जा, उसने टिकट निकाला और आप मूवी देखने के लिए गए ही नहीं, उसका पैसा वेस्ट हो गया, लास्ट मोमेंट पे उसको कोई मिला भी नहीं मूवी देख के लिए, और बेचारा सिंगल था तो अकेला ही चला गया, तो उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए वो आपके ऊपर केस नहीं करने वाला, बिकॉज देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, आपने उसको टिकट निकालते वक्त कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। ओके, इट इज मेयरली फ्रेंडशिप बिटवीन टू ऑफ यू। या फिर अपने किसी फ्रेंड को बोला कि चल हम लोग चाइनीज खाने के लिए चलते हैं, तो मुझे आज रात को 8 बजे मिल, वो बेचारा 8 बजे से 10 बजे तक वेट कर रहा है, लेकिन आप वहां तक गए ही नहीं, रिटर्न आके वो आपके ऊपर केस नहीं करेगा। ओके, बिकॉज देर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओनली एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड ने वाइफ को कुछ प्रॉमिस किया या फिर वाइफ ने हस्बैंड को कुछ प्रॉमिस किया और वो फुलफिल नहीं हुआ, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और दोनों के बीच में ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि ये लीगल ऑब्लिगेशन होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर आपको हमेशा लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड साबित करने के लिए उसमें कौन से एलिमेंट्स होना जरूरी है। सो लेट्स सी वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज टू पार्टीज। सो देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसके लिए 2 पार्टीज होना जरूरी है। ओके, मिनिमम 2 पार्टीज। नेक्स्ट वन इज ऑफर, देयर शैल बी एन ऑफर और प्रपोजल बाय 1 पार्टी। जैसे हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं, प्रपोजल करने वाला एक पार्टी होता है और उसको एक्सेप्ट करने वाला दूसरा पार्टी होता है। ओके, सो एक पार्टी जो होगा वो ऑफर देगा एंड सेकेंड पार्टी जो पॉइंट नंबर 3 है उसको एक्सेप्ट करेगा। ऑफर मेड शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। फोर्थ पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन, द एग्रीमेंट शैल बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, जो भी आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हो। एंड नेक्स्ट वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगल। ओके, अगर लीगली कोई भी एक्टिविटी को प्रिवेंट किया गया, ठीक है, XYZ गुड्स जो बैन किए एज पर लॉ, तो उसको सप्लाई करने का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, ऐसा काम जो लॉ ने बोला है कि ये इलीगल है, ऐसा काम करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते। सो कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। नंबर 6 इज कंपिटेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट लेने वाले पार्टीज है, ठीक है, दे शुड बी कंपिटेंट। कंपिटेंट का मतलब आप आगे पढ़ोगे कि वो जैसे भी लोग, जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहे हैं, ओके, सर्टन क्राइटेरियाज फुलफिल होना चाहिए। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फॉर अ पर्सन टू बिकम कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर 1,
सच पर्सन शुड बी मेजर, मेजर का मतलब होता है जिसका एज 18 प्लस होगा। इसका अपोजिट मीनिंग ये होता है कि इफ़ यू आर अ माइनर, अगर आपका एज 18 साल के नीचे है आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो इनकैपेसिटी बोलते हैं इसको। अगर आप माइनर हो यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सच पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इसका अपोजिट मतलब ये होता है कि अगर आप अनसाउंड माइंड हो, ओके, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इट बिकम्स वॉइड। सच पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर लॉ नहीं बोला है कि ये बंदा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप बैन हो जाते हो। ओके, ऑटोमेटिकली यू बिकम इन एलिजिबल, नॉट एलिजिबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये तीन चीजें अगर है, इफ यू आर अ माइनर, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, सो देन यू कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इट बिकम्स void which is not enforceable by law. Number 7 is also important, free consent. ओके, जैसे ऑफर किया उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए? प्यार से। अगर आपने जबरदस्ती धमका के किसी का एक्सेप्टेंस पाने की कोशिश की सो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? देयर शैल बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। Consent is said to be free when the following elements are absent. Number 1 is coercion. Coercion का मतलब आप किसी को धमका रहे हो गन पॉइंट पे, तेरे घर वालों को उठा लूंगा, बीवी को उठा लूंगा, बच्चे को उठा लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर। सो दैट इज कॉल्ड कोएरिशन। तो इस केस में कोई भी फ्रीली तो कंसेंट देने वाला नहीं है, सो इट बिकम्स, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कोई भी अपने जगह का गलत फायदा उठा रहा है, ठीक है, पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है और सामने वाले को फोर्स कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्रॉड मतलब जानबूझ के आपने कुछ गलती किया, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत साबित किया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, मिस्टेक का मतलब गलती से हो गई गलती आपसे, ठीक है। सो ये सब के वजह से क्या होता है कि जो इंसान सब फैक्ट जान के अगर ना बोलता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो हाँ बोल देता है। ओके, सो अगर बाद में ये समझ में आया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो गलत था, ठीक है, जानबूझ के दिया होगा या फिर गलती से चला गया होगा, बट इट इज रॉन्ग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। कब होता है? जब आप किसी से घर खरीदोगे आपका इंटेंशन ही होता है कि हाँ मैं इससे लीगल रिलेशनशिप मेंटेन करूँ। जब आप फ्रेंड्स बनाते हो, ओके, एट दैट टाइम देयर इज नो इंटेंशन टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, अ हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं आपके बर्थडे पे नेकलेस देने वाला हूँ, तो यहाँ पे कुछ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने का उनका मोटिव नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कल जाके अगर हस्बैंड भूल जाता है नेकलेस लाना तो वाइफ उसके ऊपर केस नहीं कर सकती, ओके, कर भी सकती है। नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। ओके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो रहे हो वो हो सकता है, ओके, या फिर उसको करना पॉसिबल होना चाहिए। ओके, अगर मैंने बोला, सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आप हवा में उड़ के दिखाओ बिना किसी प्लेन के वगैरह, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। इफ ए प्रोमिसेस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, ओके, जादू से बारिश आना चाहिए, ओके, पहले धूप आता था अभी आएगा बारिश, सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा, सो इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ एनी रजिस्टर्ड रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर एग्रीमेंट सच एज रजिस्ट्रेशन, राइटिंग, दे मस्ट बी फॉलोड। सो जो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एग्रीमेंट होगा, तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ फॉलो होना चाहिए। तो अगर ये सब 10 पॉइंट सब अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं,
okay, it becomes a valid contract. So these are the essentials of a valid contract. इसके ऊपर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. आपको जहाँ पे भी डाउट आएगा आप वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो या फिर आप फिर से जाके वो वीडियोस देख सकते हो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा अभी तक खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस इन दिस लेक्चर.